इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। तो आपको बता दें, बीजेपी मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक में ये बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में ये बैठक की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा किया गया। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी राय ली गई। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी किया गया। किस तरह से आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करनी है, इस पे भी चर्चा की गई। तो आपको बता दें, आज प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक किया गया। संगठनात्मक मजबूती को लेकर यह बैठक की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो है इस बैठक में मौजूद रहे। तो काफी अहम ये बैठक जो है वो माना जा रहा है। संगठनात्मक मजबूती को लेकर यह बैठक जो है वो की गई। सभी पदाधिकारी भी इसमें जो है वो मौजूद रहे। तो आपको बता दें, बीजेपी मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक जो है ये आयोजित की गई। प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। तो प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक आज हुई है। आपको बता दें, इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा किया गया। किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए, जाति समीकरण को कैसे साधना है और किन मुद्दों पर इस बार के चुनाव को लड़ना है, इन सभी अहम मुद्दों पर आज चर्चा की गई। तो काफी अहम ये बैठक माना जा रहा है। आपको बता दें, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये बैठक जो है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया गया। इसके साथ ही कई अहम मुद्दे जो है वो इसमें चर्चा किए गए। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुराग तिवारी जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये बैठक की गई है। कितना अहम रहा ये बैठक और किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई? अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में यह बैठक हुई है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक की गई थी, जिसमें मोर्चा और प्रकोष्ठों की पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। तो बीजेपी मोर्चा और प्रकोष्ठों की ये बैठक जो है वो आयोजित की गई। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, पंकज चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में ये बैठक जो है वो आयोजित की गई। उन दोनों की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। काफी अहम ये बैठक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी चुनाव को कैसे लड़ा जाना चाहिए, जातीय समीकरण को कैसे साधना है और किन किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना है, इन सभी मुद्दों को लेकर यह बैठक जो है वो आयोजित की गई। तो काफी अहम ये बैठक माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ये काफी अहम बैठक है। इसमें संगठनात्मक मजबूती को लेकर ये बैठक की गई है।
वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुराग तिवारी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज बीजेपी मुख्यालय में पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, कितना अहम माना जा रहा है ये बैठक और किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई? के रूप में एक बड़ी अहम बैठक है और हम पिछले कई दिनों से यही देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को अध्यक्ष के रूप में कमान सौंपी, उसके बाद से एक के बाद एक बैठक जो है वो पंकज चौधरी के नेतृत्व में होती चली आ रही है। बीच में अयोध्या का एक बड़ा दौरा भी था उनका, जहां उन्होंने राजा रामचंद्र के दर्शन भी किए रामलला के। वही शाम को बीजेपी में जो अयोध्या मंडल है पूरा और देवी पाटन डिवीजन है, वहां दोनों जगहों पे देखिए बैठक जो है वो होल्ड करी। और आज बीजेपी के मुख्यालय में देखिए प्रकोष्ठ की, विभागों की, इन सब लोगों की जो बैठक है वो यहाँ पर जारी है, जिसमें संयोजक और सह संयोजक दोनों ही यहाँ पर शामिल हुए हैं और एक बड़ी संख्या में जो लोगों का कोऑर्डिनेशन है उसको स्थापित करने के लिए और आगामी चुनाव जो है उनमें बेहतर तरीके से भाजपा प्रदर्शन करे, अच्छी सीटें वो पा सके, कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो है वो रणनीति तैयार की जाती है। बहरहाल देखिए अभी जो बातें कयासों से निकल के आ रही है वो यही है कि अभी सिर्फ ये जान परिचय की बैठक है, सिर्फ मुलाकात होगी, क्योंकि 28 वो विभाग हैं जिनके सह संयोजक और संयोजक यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे पंकज चौधरी मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन कयासों के इतर बात ये भी है कि देखिए चुनाव को 1 साल का वक्त बचा है, 26 आ गया है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संगठन की मजबूती है और संगठन को आंतरिक रूप से मजबूत करना ये बेहद अहम है। कई जगहों बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं संगठन को मजबूत करना जो है वो बेहद जरूरी है, ऐसे में ये संगठनात्मक मजबूती को लेकर क्या इस बार कोई रणनीति बनाई जाएगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पिछली सीटों से ज्यादा सीटें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जाना चाहती है और सरकार को और स्ट्रॉन्गनेस के साथ में 27 में रिपीट करना चाहती है। ऐसे में चीज तब पूरी हो सकती है कि जनता के साथ एक बेहतर संवाद हो और जो इंटरनल ऑडियंस है, यानी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है, क्षेत्र में काम करने वाले जो वर्कर हैं, उनके साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बैठे, जिसके बाद जो लोगों की बात है, लोगों तक जो बात है पार्टी की वो पहुंचेगी और लोगों से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन साधा जाएगा। देखिए रणनीतिक तौर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को रणनीति में चाणक्य कहा जाता है और कहीं ना कहीं रणनीति की जो धुरी है उसको तैयार किया जाता है। पार्टी किस प्रकार से मजबूत होगी, खास तौर पे पूर्वांचल का इलाका, क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में प्रज्ञा पिछली बार के इलेक्शन में देखा गया कि जो सीटें हैं वो कम हुई। थोड़ा बहुत इलाका जो बुंदेलखंड से बॉर्डर भी शेयर करता है, चित्रकूट के आसपास का इलाका, वहां पर भी बीजेपी को लॉस का सामना जो है वो करना पड़ा था। और बीजेपी जिस जगह की सबसे इर्द गिर्द रही है, अयोध्या में शिकस्त का सामना भी बीजेपी को करना पड़ा था। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चुनौतियां जो बीजेपी के सामने है। कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर है वो कयास है कि इसी वजह से बैठक एक के बाद एक बैठक जो है वो होल्ड करी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए जो स्ट्रैटेजी है उसको बेहतर तरीके से बनाना और 27 के इलेक्शन क्योंकि पास है, ऐसे में बीजेपी जो है वो स्ट्रेटेजिकल फॉर्मेट पे काम करेगी। पंजाब बिल्कुल अनुराग, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि कई क्षेत्र हैं जिसपे फोकस किया जाना है, यानी जो जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाया जाएगा, तो अगर बात की जाए सबसे सेंसिटिव इलाके की या क्षेत्रों की, तो सबसे ज्यादा फोकस जो है इस बार बीजेपी किन क्षेत्रों में करने वाली है जनसंपर्क अभियान के द्वारा? जी बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि ये बहुत एक अहम प्रश्न हो जाता है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के। देखिए अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो एक दबदबा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, बरेली हो, ये वो बेल्ट है जहाँ पर सपा मजबूती के साथ नजर आती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं प्रयास करेगी कि बेहतर तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग बिंदु जो है वहाँ पर बनाया जाए, वहाँ पर अच्छे तरीके से लोगों से कोऑर्डिनेट किया जाए। इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं बिहार के बॉर्डर के पास, जो पूर्वांचल का इलाका है, देखिए वहाँ पर भी जो है पिछली बार सीटें गिरी थी और कहीं ना कहीं ऐसे में जो झटका है वो बीजेपी को लगा था। बीजेपी कहीं ना कहीं प्रयास करेगी कि वो सीटें जहाँ पर जहाँ पे शिकस्त जो है सामने आई थी, या तो फिर वहाँ मार्जिन कम हो गया था, दोनों ही फैक्टर से बीजेपी काम करेगी। अब बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के साथ में और राजस्थान के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है बुंदेलखंड। ऐसे में बुंदेलखंड का जो चित्रकूट का इलाका है, बांदा के पास का इलाका है, करबी का इलाका है, जो कि कुर्मी बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां पर भी देखिए पिछली बार जो वोट शेयर है वो कमजोर पड़े थे बीजेपी के लिए। तो ऐसे में ये कुछ प्रमुखतम इलाके हो सकते हैं जहां पर बीजेपी जो है वो काम करने के बारे में सोचे और इसके लिए भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको इजाद करे। पंजाब
जी बिल्कुल। अनुराग, अगर बात की जाए, क्योंकि इस अभियान के जरिए जो है वो जनता तक भी संदेश पहुंचाए जाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या उम्मीद लगता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे जनता तक ये पूरा संदेश जो है वो पहुंचाया जा सके जनसंपर्क अभियान के द्वारा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब जनसंपर्क अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों से संवाद साधना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए, अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, क्योंकि प्रमुखता विपक्षी दल के और में नजर नहीं आती, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नजर आती है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी देखिए अगले 100 दिन का पूरा खाका तैयार किया है और संविधान को लेकर के वो बचाने के रूप में एक रैली का आयोजन करेंगे, तमाम जो सभाएं हैं उसका आयोजन करेंगे। ऐसे में जो लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेशन है, ये तो बैठाना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब इस बात को समझ रही है प्रज्ञा। ऐसे में जो लोग हैं वहां पर, जो खासतौर पे कार्यकर्ता है बूथ स्तर के, जमीनी स्तर पे या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यकर्ता है, साफ तौर से उनको लखनऊ बुलाया गया और लखनऊ में जो प्रकोष्ठों की बैठक है उसमें कहीं ना कहीं आदेश भी अंदरूनी तौर पर दिया जाएगा कि अपने क्षेत्र में पार्टी को कनेक्ट कराइए लोगों से, लोगों की बात भी सुनिए, उनको अपनी पार्टी के बारे में समझाइए। क्योंकि जो विपक्षी दल है, देखिए वो बिल्कुल एक्टिव मोड में है। 45 दिन पर देखिए मनरेगा को लेकर के तो कांग्रेस मैदान में है। SIR के तमाम मुद्दों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी है बहुत बड़े प्रमुखता के साथ सामने निकल के आती है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो है, उन्होंने भी ब्राह्मणों को लेकर के राजनीति में एक नया पार्टी मोड शुरू कर दिया है। तो देखिए चारों तरफ से कहीं ना कहीं एक मोर्चाबंदी हो गई है और इस मोर्चेबंदी से अगर पार पाना है और वापस से कमल की सरकार अगर लानी है 27 और बीजेपी को, तो इसके लिए सीरियस से संवाद करना पड़ेगा। देखिए बैठकों का दौर जारी है, कहीं ना कहीं सीधा कयास यही है कि बैठकों का दौर इसलिए जारी है क्योंकि लोगों के साथ और पार्टी के अंदर भी कम्युनिकेशन अच्छा स्थापित हो। इसके बाद जो पार्टी कार्यकर्ता है ग्राउंड जीरो पर जाए और पार्टी को मजबूत करे और वहां से जब वोट रूप में कन्वर्ट होकर के आए तो बीजेपी एक बार अपनी वापस से सरकार बना पाए। जी बिल्कुल अनुराग, अब देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ रणनीति जो है वो सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं हिसार, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्री बजट को लेकर, चलिए आपको सुनाते हैं। सभी प्रतिनिधिगण, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, बागवानी विभाग, मत्स्य पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, आज आप सब यहां इस महत्वपूर्ण प्री बजट कंसल्टेशन के अंदर आप उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका आभार भी प्रकट करता हूं। आज इस बैठक में हमारे माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हिसार से हमारी विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी, नलवा से हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, आज उनका जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जन्मदिन की। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी, पंकज अग्रवाल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री विजय दैया जी, हमारे SR की जिलाध्यक्षा आशा खेदड़ जी, जवाहर सैनी जी, हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी और उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, सभी अधिकारीगण, प्री बजट परामर्श को लेकर के ये 7वां वर्ष है। हर साल ऐसे वर्ग से, ऐसे लोगों से सुझाव लेते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं।
साथियों, सरकार की भी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सबने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और कितनी गति से देश बढ़ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। धीरे धीरे करके आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था वो शामिल कर लिया गया है और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो बातें बजट के अंदर कही गई हैं, आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार की है और उसको उतारने का काम करती है। साथियों, आज की यह बैठक मेरे लिए भी विशेष महत्व की बैठक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। साथियों, मैंने भी स्वयं खेती बाड़ी का काम किया है और इस क्षेत्र में कठिनाइयों को बड़ा नजदीक से देखा भी है, उनको महसूस भी किया है। साथियों, हमारा अन्नदाता देश और प्रदेश का वास्तविक पालनहार है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को समझना होगा। ये देश, ये एग्रीकल्चर देश था और हम देखते थे कि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत समस्या आती थी तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि असली भारत तो गांव में बसता है। हमारे यहां तो कहावत भी है हरियाणा के अंदर कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही दा खाना। साथियों, हमारी कृषि शक्ति हमारी समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही प्रतीक है। साथियों, आपने पिछले 9 जनवरी 2025 को यहीं हिसार में बजट पूर्व परामर्श की बैठक में जो सुझाव दिए थे, आपने वो सिद्ध किया है कि हरियाणा का किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं है, उसकी सोच दूरदर्शी, उसकी दृष्टि नीतिगत है और उसका सरोकार पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने सिद्ध किया है।
साथियों, उस बैठक में जैसे बताया भी गया है कि आप लोगों ने 161 बहुमूल्य सुझाव, जब पिछले वर्ष बजट पूर्व परामर्श हो रहा था यही हिसार के अंदर, 161 सुझाव आप लोगों ने, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए थे। और आपकी सोच व अनुभव, उसको देखते हुए हमने बजट के अंदर 99 महत्वपूर्ण सुझावों को पिछले बजट के अंदर शामिल भी किया था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। आप सब जानते हैं कि आप ही का ही सुझाव था कि नकली बीज वो मिलता है, अभी भी सीड की बात की गई है। नकली बीज की रोकथाम के लिए हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए, एक कानून बनाया और मोरनी क्षेत्र के लिए कृषि एवं बागवानी कार्य योजना भी बनाई गई। साथियों, प्राकृतिक खेती को, जो आपकी तरफ से सुझाव आए थे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को सशक्त किया गया है। और साथियों, हमने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो अनुदान राशि थी उसको भी बढ़ाने का काम वो सरकार ने किया है, ताकि जल संरक्षण और फसल का विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। साथियों, साथ ही हमने मंडियों के नवीनीकरण, सभी फसलों के लिए गेट पास प्रणाली, प्रत्येक जिले में बीज परीक्षण प्रयोगशाला। तो हिसार से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।